Students, welcome you all in this class of Teacher Identity and School Culture. Our today's topic is from Unit 1, Subunit 1.3, and that is the policies, acts, and provisions related to education with special reference to class, caste, tribe, religion, and gender. भारत में वर्ग, जाति, जनजाति, धर्म तथा लिंग के संदर्भ में शिक्षा से संबंधित नीतियाँ, धाराएं व प्रावधान। छात्रों, हम जानते हैं कि आज जो शिक्षा है वो मानव का एक मूलभूत अधिकार है और शुरू से ही हमेशा से शिक्षा जो है वो मानव विकास के साथ साथ चलती रही है। ये बात अलग है कि शिक्षा के मापदंड जो हैं वो समय के साथ साथ बदलते रहे हैं। भूतकाल में यदि हम झांकेंगे तो उस समय शिक्षा केवल कुछ व्यक्तियों के लिए थी और वो थे कुछ विशेष व्यक्ति या धनाढ्य वर्ग के व्यक्ति, और उसका कार्य क्षेत्र भी केवल बौद्धिक विकास तक था। परंतु जैसे जैसे समय बदलता गया इसका कार्य क्षेत्र भी जो है वो बढ़ता गया। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो आधुनिक मानव के लिए जो है वो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है और इस भौतिक और विज्ञान के युग में हम शिक्षा के बिना व्यक्ति के अस्तित्व की बात सोच भी नहीं सकते हैं। आज शिक्षा का संबंध सीधे व्यवसाय से है। बिना शिक्षा ग्रहण किए रोजी रोटी कमाना जो है वो एक बहुत ही दुष्कर काम है और यही कारण है जो शिक्षा कभी कुछ विशेष वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी, अब वो जनसाधारण के लिए भी अनिवार्य हो चुकी है। आज इस संविधान में हमारे शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो उससे पहले हम कुछ संविधान के बारे में जान लें। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जो है अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और इस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन is acknowledged to be governed. In simple words, Constitution is the basic principles and laws of a nation, state or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it. A written instrument embodying the rules of a political or social organization. साधारण शब्दों में संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। देश के बाकी सभी कानून और रीति रिवाजों को वैध होने के लिए इनका पालन करना होगा। किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी जो है वो संविधान के द्वारा ही होती है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो शिक्षा के प्रति भी संवैधानिक दायित्व की चर्चा की गई। यद्यपि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ी सरकार एवं कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े व्यापक स्तर पर कार्य किए, परंतु वास्तविक सुधार व उन्नति शिक्षा के क्षेत्र में आज़ादी के बाद ही हुए हैं और वो इसलिए क्योंकि संविधान में इन सब के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई जो कि इस प्रकार से हैं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, एजुकेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़, देयर राइट्स टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रबंध संबंधी दायित्व। इसी के साथ ही फ्रीडम फॉर प्रोवाइडिंग रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, विशेष शिक्षा संस्थाओं में धर्म शिक्षा व धार्मिक पूजा पाठ में छूट, एजुकेशन ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड वीमेन, सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों तथा महिलाओं की शिक्षा, एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स, भिन्न भिन्न स्तरों पर शिक्षा संबंधी राज्य के कर्तव्य और एजुकेशनल ऑब्लिगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में
शिक्षा संबंधी दायित्व। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में जो शिक्षा संबंधी दायित्वों की जो बात की गई है, उनके लिए जो व्यवस्था है वो संविधान के विभिन्न विभिन्न अनुच्छेदों में उसकी जो है वो व्यवस्था की गई है, जिनको हम क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, राज्यों को नारी शिक्षा के संदर्भ में ये अधिकार दिए गए हैं कि राज्य बिना किसी हस्तक्षेप के नारी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि नारी शिक्षा के लिए आज तक बहुत ही परिवर्तन हुए हैं। नारी को केवल पहले भोग की वस्तु समझा जाता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। इस जेंडर बाइसनेस को ख़त्म करने के लिए जो है बहुत कुछ किया जा रहा है। स्कूलों में भी जहाँ पे केवल पहले पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होती थी, तो ज़्यादातर जो था वो फादर्स ही आते थे और उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट होती थी, लेकिन अब नहीं है। मदर टीचर एसोसिएशन या एसएमसी जो भी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे फादर और मदर दोनों की ही भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाती है। इसी के साथ ही जो है इनको स्पेशल ग्रांट्स हैं, स्पेशल हॉस्टल्स हैं जो ट्राइबल एरियाज़ में गर्ल्स रहती हैं। इसी के साथ ही अगर जितने भी हमारे कॉलेजेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल कॉलेजेस एट्सेट्रा है, वहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए जो है वो अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था भी जो है वो की गई है। फिर आता है आर्टिकल 21A, संविधान के 86 जो अमेंडमेंट हुई उसमें अधिनियम 2002 के द्वारा 21A आर्टिकल 21A 21A जोड़ा गया, जो कि ये प्रावधान करता है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right। इसमें जो है इसे व्यवहारिक रूप देने और इसके लिए संसद में जो था वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस एक्ट में 7 अध्याय व 38 जो हैं वो खंड हैं और इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख मीन्स की 4.6% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए की 5 वर्षों में जो थी वो आवश्यकता होगी, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपए वित्त आयोग जो है वो राज्यों को देगा। ये एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़ के भारत के सभी राज्यों में लागू हुआ। इसके बाद जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 28। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य जो हैं वो विधि से पूर्णता पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। परंतु आर्टिकल 28 की धारा 2 में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका प्रबंध तो राज्य सरकार करती है, परंतु स्थापना किसी धार्मिक ट्रस्ट ने की हो, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा देने की छूट है। माध्यमिक शिक्षा ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अतः यहाँ पे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देना जो है वो संविधान के खिलाफ है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 29 कि भारत के किसी भी क्षेत्र में अथवा किसी भी छोटे बड़े भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी भाषा है, लिपि या संस्कृति है, उनको उचित संरक्षण दिया जाएगा। उसके साथ साथ किसी भी देश के नागरिक को केवल धर्म, जाति एवं भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पे किसी सरकारी या सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी संस्था में प्रवेश पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
उसके बाद हम आर्टिकल 30 की बात करेंगे कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग को, चाहे वो धर्म पर आधारित हो, भाषा पर, इच्छानुसार शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका यथा आवश्यकता अनुकूल प्रबंध करने का जो है वो अधिकार है। इसके साथ आर्टिकल 30A भी है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने तथा शिक्षा प्रदान करने का हक है, जो कि अब हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें कक्षा 1 से 3 तक जो है सभी बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में उनकी मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 45, जिसमें प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. The state shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. कि 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें राज्य जो है उनकी जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर्स में उनकी शिक्षा देने का प्रावधान जो है वो करेगा। इसी के साथ आर्टिकल 45 के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारी आई है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसमें ये बात की गई है कि राज्य इस बात के लिए भी प्रयत्नशील होंगे कि वे इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के दायित्व को निभाएंगे। बुनियादी शिक्षा 1937 में जो आई बेसिक एजुकेशन, उसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना और शिक्षा का ध्येय जो था वो गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज देश को आज़ाद हुए लगभग जो है हमारे इतने वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद भी आज हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। और उसके पीछे कुछ एक कारण ये थे कि कुछ वित्तीय साधनों की कमी है, या माँ बाप की निर्धनता है, या उनका असहयोग है, या प्राथमिक शिक्षा के प्रति जो है वो अनदेखापन है, लड़कियों के शिक्षा संबंधी अवरोध हैं, या निरक्षर लोग जो हैं उनका शिक्षा के प्रति अरुचि जो है वो होना, जिसकी वजह से इसको हम अभी तक भी लागू नहीं कर पाए थे। उसके बाद आता है आर्टिकल 46, जो कि बात करता है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उनके इन हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सशक्त करने का पूरा प्रयास करना और उन्हें हर प्रकार की जो है वो सुरक्षा देना व उन्हें सामाजिक न्याय दिलाना, ताकि उनका किसी भी प्रकार का जो है वो शोषण ना हो सके। इसी के साथ आर्टिकल 337 है, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय के फ़ायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए जो है वो विशेष प्रबंध किए जाएंगे। उसके साथ आता है हमारा लास्ट में, एंड दैट इज़ आर्टिकल 351, जो कि राजभाषा हिंदी का विकास व प्रसार जो है वो इस प्रकार से किया जाए कि वो भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो बन सके। तो इस प्रकार से विभिन्न अनुच्छेदों में संविधान के जो है वो हमारी शिक्षा से संबंधित दायित्व की जो है वो बात की गई है। धन्यवाद।